नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन थ्रस्ट पर। देखिए, मैंने आपसे वादा किया था कि अपन है वो प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रीवियस पेपरों के अंदर आए हुए क्वेश्चनों के ऊपर बात करेंगे। तो मैं एक एक सब्जेक्ट को उठाऊंगा और एक एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन आप सभी के सामने रखूंगा। आप सभी को पता है कि आरपीसी हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, उनके पेपरों के अंदर लगभग 80% क्वेश्चन एज इट इज पुराने पेपरों से पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपके लिए राज्यपाल टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो पुराने पेपरों में आए हुए हैं और भविष्य में आने की 100% संभावना है, वो सारे के सारे प्रश्न लगभग प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आज अपन राज्यपाल से जुड़े हुए प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद में अगली क्लास के अंदर अपन अगले टॉपिक के प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपन सेशन को। राजस्थान राज्य व्यवस्था राज्यपाल टॉपिक अपन ने उठाया है और राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनके ऊपर अपन बात करेंगे। देखिए, स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न पूछ रहा है कि राज्यपाल से संबंधित जो कथन दे रखे हैं उनमें से कौन से कथन सही है या फिर कौन से कथन गलत है। पहले ऊपर 3 कथन दे रखे हैं और उसके नीचे फिर ऑप्शन दे रखा है। पहला कथन दे रखा है, अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। आप सभी को पता है आर्टिकल 153 के अंदर इस बात का प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, परंतु अनुच्छेद 153 की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ 1956 के अंदर 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया था और इस 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया था कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है और ऐसी स्थिति के अंदर आर्टिकल 153 का उल्लंघन नहीं होगा। तो यही बात ये कह रहा है। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन भी ये कथन भी सही है। तीसरा कथन कह रहा है, अनुच्छेद 156 का सर्क्लोज 2 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। आर्टिकल 156 के अंदर राज्यपाल के कार्यकाल या पदावधि का उल्लेख किया गया है और आर्टिकल 156 के सर्क्लोज 2 के अंदर यह लिखा गया है कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र माननीय भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देगा। तो इस हिसाब से यह भी कथन सही है। तो इसका आंसर नीचे देखो पूछ रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर 1, 2, 3 तथा सभी 1, 2, 3 सभी सत्य हैं। इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। और ये क्वेश्चन प्रोटेक्शन ऑफिसर 2023 के एग्जाम के अंदर आ रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा है, विधानसभा से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ जब राज्य विधानमंडल के दोनों सदन, विधानसभा और विधान परिषद अपने राजस्थान के अंदर नहीं है, तो अपने यहाँ विधानसभा ही है। विधानसभा अगर किसी विधेयक को पारित करके राज्यपाल के पास भेजती है तो राज्यपाल के पास 3 प्रकार के विकल्प होते हैं जिसका उल्लेख आर्टिकल 200 के अंदर मिलता है। आर्टिकल 200 कहता है कि राज्यपाल विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है। राज्यपाल विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है। दूसरा, आर्टिकल 200 की बात यह कहता है कि राज्यपाल स्वीकृति देने से मना कर सकता है। और तीसरी बात लिखी गई आर्टिकल 200 के अंदर
कि राज्यपाल इन विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, भारत के राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। अब देखना, जब राज्यपाल स्वीकृति देता है तो वो विधेयक कानून या अधिनियम का रूप ले लेता है, और जब राज्यपाल मना करता है तो इसको अपन है वो वीटो पावर कहते हैं, कि राज्यपाल ने उक्त विधेयक पर वीटो का यूज कर लिया। देखिए हमारे यहाँ राज्यपाल को दो प्रकार के वीटो प्राप्त हैं। पहला वीटो है निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो। थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। दूसरा राज्यपाल को जो वीटो प्राप्त है वो वीटो है आत्यंतिक वीटो। दूसरा वीटो है आत्यंतिक वीटो। देखिए निलंबनकारी वीटो और आत्यंतिक वीटो, हमारे राज्यपाल को दो प्रकार की वीटो प्राप्त है। निलंबनकारी वीटो राज्यपाल तब यूज करता है जब राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु भेजता है। देखिए राज्यपाल विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, और अगर दोबारा विधान मंडल उस विधेयक को संशोधन सहित या फिर संशोधन रहित पारित करके राज्यपाल के पास भेजती है तो राज्यपाल के पास उसको स्वीकृति करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। तो राज्यपाल जब पुनः विचार हेतु भेजता है तो वह उस समय निलंबनकारी वीटो को यूज करता है। दूसरा है आत्यंतिक वीटो। आत्यंतिक वीटो सामान्यतः गैर सरकारी विधेयकों पर यूज किया जाता है। देखिए हमारे यहाँ विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक तो सरकारी विधेयक होते हैं और दूसरे गैर सरकारी विधेयक होते हैं। सरकारी विधेयक मंत्री के द्वारा रखे जाते हैं और गैर सरकारी जो विधेयक है वो सामान्य सदस्य के द्वारा रखे जाते हैं। तो आत्यंतिक वीटो राज्यपाल गैर सरकारी विधेयकों पर यूज करता है, और इसका अर्थ होता है पूर्णतः मना करना। तो आर्टिकल 200 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन आपको चुनना है। पहला है विधानसभा से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, मैंने आपको बता दिया। दूसरा, राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, यह भी बात सही है। और तीसरी लाइन लिखी गई है, राज्यपाल विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। मैंने आपको बताया राज्यपाल के पास आर्टिकल 200 के तहत तीन विकल्प होता है। स्वीकृति देता है तो कानून बन जाता है, और स्वीकृति नहीं देता है तो वो दो प्रकार के वीटो यूज कर सकता है। पुनः विचार हेतु भेजता है तो निलंबनकारी वीटो यूज कर सकता है, और गैर सरकारी विधेयकों पर आत्यंतिक वीटो यूज कर सकता है, जिसे अपन पूर्णतः मनाही कहते हैं। और तीसरा ऑप्शन होता है कि राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। देखिए आर्टिकल 200 ये कहता है कि कुछ विधेयक ऐसे हैं जिन्हें राज्यपाल अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के पास भेजेगा। जैसे अगर कोई राज्य विधानमंडल ने ऐसा विधेयक पारित किया हो जो हाईकोर्ट की शक्तियों को कम करता हो, उसको राज्यपाल अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के पास भेजेगा। दूसरा है, अगर राज्य विधानमंडल ने ऐसा कोई कानून पारित किया है जो डीपीएसपी के विरुद्ध हो, राज्य के नीति निदेशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के विरुद्ध हो, तो ऐसे विधेयक को राज्यपाल अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के पास भेजेगा। और तीसरा है कि राष्ट्रीय महत्व का अगर कोई विषय हो और उसके ऊपर अगर विधानमंडल ने कानून बनाए हैं तो ऐसे विधेयक राज्यपाल अनिवार्य रूप से भारत के राष्ट्रपति के पास भेजेगा। तो इस हिसाब से इसके आंसर हो जाएंगे उपयुक्त सभी। अगला दे रखा है कि यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरे में डालता हो। मैंने अभी आपको बताया कि राज्य विधान मंडल अगर कोई ऐसा कानून पारित करती है जो हाईकोर्ट की पावर को खतरे में डालता हो या फिर हाईकोर्ट की पावर को कम करता हो, तो ऐसे विधेयकों को राज्यपाल अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। ऑप्शन दे रखा है, विधेयक पर हस्ताक्षर से पूर्व उच्च न्यायालय की सलाह लेगा तथा उसे सलाह के अनुसार कार्य करेगा, पूर्णतः गलत लाइन है। दूसरा दे रखा है, विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा, बिल्कुल बात सही कह रहा है। तीसरा है, विधेयक को राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास
उसके विचार के लिए भेजेगा, बिल्कुल गलत बात है। विधेयक को अनुमति देगा, अनुमति भी नहीं देगा। तो इस हिसाब से आंसर आपका हो जाएगा बी। ये भी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2023 के अंदर संस्कृत डिपार्टमेंट का जो एग्जाम था उसके अंदर आ रखा है। अगला क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं। भारत के सेना के अंदर जो एयर चीफ मार्शल का जो पद है वहां पर अपने राजस्थान के एक व्यक्ति रहे हैं जो राज्यपाल भी रहे हैं, और उनका नाम आता है, आप सभी को पता है, ओपी मेहरा, ओम प्रकाश मेहरा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक युग्म राजस्थान के राज्यपाल पूर्व पद सही नहीं है। एक तरफ राज्यपाल दे रखा है और एक तरफ इनका पहले का जो पद है वो पद दे रखा है कि यह सुमेलित कौन सा नहीं पूछ रहा है। एग्जाम के अंदर बच्चे गलती यही करते हैं कि पूरे क्वेश्चन को सही पढ़ते नहीं है, क्वेश्चन पूछता क्या है उस हिसाब से आंसर देते नहीं है और हड़बड़ी के अंदर क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। अब देखना मदन लाल खुराना और सामने दे रखा है दिल्ली के मुख्यमंत्री। अपने राजस्थान के दो राज्यपाल ऐसे हुए हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हुए हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। एक तो मदन लाल खुराना थे और दूसरे राजस्थान के पहले राज्यपाल जिनमें नाम आता है गुरुमुख निहाल सिंह का। ये दोनों राज्यपाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। दूसरा है कल्याण सिंह, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। देखना कल्याण सिंह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और संपूर्णानंद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। दूसरा दे रखा है राम नाईक, ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। यहां पर मुख्यमंत्री पूछा है और यहां पर पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। बिल्कुल सही बात है, ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है कलराज मिश्र, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। यहां पर गड़बड़ करी है, उत्तर प्रदेश के ये राज्यपाल नहीं रहे हैं कलराज मिश्र। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रहे हैं और विधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। कौन? कलराज मिश्र। तो इस हिसाब से आंसर दे हो जाएगा क्योंकि इन्होंने पूछा है, सही नहीं है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है। आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर जितने भी जो विश्वविद्यालय हैं उनके जो कुलाधिपति होते हैं वो कुलाधिपति या तो राष्ट्रपति होता है या फिर राज्यपाल होता है। तो देखिए जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, ये जयपुर के अंदर है और इनके कुलाधिपति राज्यपाल ही होते हैं। दूसरा ऑप्शन दे रखा है राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय जो अजमेर के अंदर है और इसके जो कुलाधिपति है वो राज्यपाल नहीं होकर के भारत के राष्ट्रपति होते हैं। प्रेसिडेंट भारत के जो होते हैं वो केंद्रीय विश्वविद्यालयों के जो कुलाधिपति है वो भारत के प्रेसिडेंट होता है, यानी भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अगला दे रखा है हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है और इसके कुलाधिपति भी राज्यपाल होते हैं। अगला दे रखा है राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, यह भी कोटा के अंदर है और इसके कुलाधिपति भी राज्यपाल होते हैं। तो इस हिसाब से अपना आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राज्यपाल नहीं होकर के राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। आप जब भी क्वेश्चन आंसर करो, प्रैक्टिस करो, तब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, अगर नहीं पूछ रहा है या फिर सत्य पूछ रहा है या फिर असत्य पूछ रहा है तो इसके ऊपर अंडरलाइन करना ना भूलें या फिर इनको गोला कर दें ताकि आपके ध्यान में रहे। कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 161। देखना आर्टिकल 161 के अंदर राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख किया गया है। ठीक भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का जो उल्लेख है वो उल्लेख आर्टिकल 72 में किया गया है। ठीक राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख आर्टिकल 161 के अंदर किया गया है। अब देखना इसके अंदर फर्क क्या है। फर्क यह है कि भारत के राष्ट्रपति को, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध को पूर्णतः माफ कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और न्यायपालिका ने उस व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई है या फिर मृत्युदंड की सजा सुनाई है
तो भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा के अंदर उस व्यक्ति की सजा को पूर्णतः माफ कर सकते हैं, बाइज्जत बरी कर सकते हैं, लेकिन अपने जो राज्यपाल है वो राज्यपाल उस व्यक्ति की मृत्युदंड की सजा को पूर्णतः माफ नहीं कर सकता, बल्कि उसकी सजा को स्थगित कर सकता है, उसकी सजा को लघुकृत कर सकता है और उसकी अवधि को कम कर सकता है, परंतु मृत्युदंड की सजा को पूर्णतः माफ नहीं कर सकता। तो आप कहोगे सर इस हिसाब से तो भारत के राष्ट्रपति को समाधान शक्तियों के अंदर ज्यादा पावर हासिल है, तो मैं कहूंगा यस। दूसरी बात है, आप लोगों को ये याद रखनी है कि आर्टिकल 72 के अंदर भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में इस बात का उल्लेख है कि भारत का राष्ट्रपति सैन्य कोर्ट द्वारा दी गई सजा को भी पूर्णतः माफ कर सकता है, परंतु आर्टिकल 161 ये कहता है कि राज्यपाल को इस संदर्भ में पावर नहीं। तो अपन बात करते हैं कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की पावर आर्टिकल 161 के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करें, अनुच्छेद 165, बिल्कुल सही बात है। देखिए, राज्य महाधिवक्ता राज्य सरकार का वकील होता है। जिस प्रकार आपके और हमारे मामले अगर कोर्ट के अंदर चलते हैं तो हमारी तरफ से हमारे जो वकील साहब होते हैं वो कोर्ट के अंदर पैरवी करते हैं, क्योंकि आपको और हमें कानून की अच्छी जानकारी नहीं होती। ठीक उसी प्रकार राज्य सरकार के और भारत सरकार के भी विभिन्न मामले होते हैं जो कोर्ट के अंदर चलते रहते हैं। तो यहाँ पर राज्य सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, तो राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट के अंदर जो पैरवी करते हैं वो करते हैं राज्य महाधिवक्ता, जिनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला है, राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे, अनुच्छेद 174, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 174 के अंदर लिखा गया है कि राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को आहूत करेंगे। आहूत का मतलब होता है बुलाना। दूसरी बात लिखी गई है, राज्यपाल विधानमंडल के सत्र का सत्रावसान करेंगे, अर्थात सत्र को समाप्त करेंगे। और तीसरी बात यह लिखी गई है कि राज्यपाल विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने वर्ड विधानसभा बोला है। देखिए, विधान परिषद एक स्थायी सदन है, वो कभी भंग नहीं होता है, लेकिन अपन बात कर रहे हैं यहाँ राज्यपाल के संदर्भ में, तो मैं ज्यादा टॉपिक को नहीं खींचूंगा। आर्टिकल 174 ये कहता है कि राज्यपाल विधानसभा को भंग भी कर सकता है, तो ये लाइन भी सही है, आहूत करेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया। अगला देख लीजिए, विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की पावर 123 में है। देखना, माइनर मिस्टेक यहां पर एग्जामिनर ने करी है। आप सभी को पता है कि अगर विधानमंडल का विश्रांति काल चल रहा है, अर्थात सदन का विश्रांति काल चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आर्टिकल 213 राज्यपाल को ये पावर देता है कि राज्यपाल ऐसी कंडीशन में अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं, और उन अध्यादेश का वही प्रभाव होगा जो राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून का होता है। आर्टिकल 123 के अंदर भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं। तो माइनर मिस्टेक एग्जामिनर के द्वारा की गई है, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, क्योंकि इन्होंने पूछा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन द सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 213 आएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? देखिए, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमने राज्यपाल को केंद्र के अधीन रखा, और राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के हाथ में रखी। तो जब राज्यपाल स्व विवेकीय शक्तियों का प्रयोग करता है, जिनका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 163 के सरक्लोज 2 के अंदर राज्यपाल की स्व विवेकीय शक्तियों का उल्लेख किया गया है, तो स्व विवेकीय शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन राज्य विधानमंडल दे रखा, बिल्कुल गलत बात है।
दूसरा ऑप्शन संघीय सरकार, बिल्कुल सही बात है कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है। तीसरा राज्य की जनता, बिल्कुल गलत बात है। चौथा मंत्री परिषद, बिल्कुल गलत बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ यानी ओथ का प्रारूप दिया गया? आप सभी को पता है हिंदुस्तान के 3 पद ऐसे हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इनकी शपथ का जो प्रारूप है वो प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं देकर के संबंधित अनुच्छेदों में दिया गया है। देखिए हमारे संविधान की अनुसूची जो 3 है वो 3 विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ के प्रारूप का उल्लेख करती है, लेकिन वहां पर 3 पद ऐसे हैं जिनके प्रारूप का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। पहला राष्ट्रपति है, दूसरा उपराष्ट्रपति है और तीसरा है राज्यपाल। तो यहाँ पर राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है। तो आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 158 नहीं है। आर्टिकल 158 के अंदर राज्यपाल से संबंधित कंडीशन दे रखी है कि शर्तें क्या क्या होगी। आर्टिकल 154 में राज्य की कार्यपालिका पावर दे रखी है, कार्यपालिका शक्तियां दे रखी है। और अनुच्छेद 159 इसका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किया गया है, शपथ के प्रारूप का। और अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट की बात की गई है, और जो नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए शपथ का प्रारूप मैं थोड़ा सा बता देता हूं। शपथ का प्रारूप ऐसा है कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं या फिर ईश्वर की शपथ लेता हूं। देखिए हमारे यहाँ 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक तो ईश्वर में आस्था रखने वाले, जिन्हें अपन आस्तिक बोलते हैं। दूसरे ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं, जिन्हें अपन नास्तिक बोलते हैं। जो ईश्वर में आस्था रखते हैं वो ईश्वर की शपथ लेते हैं, और जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं वो सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करने की शपथ लेते हैं। तो दोनों ऑप्शन दे रखे हैं कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं या फिर सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं, आगे दे रखा है राज्य का नाम, जैसे मैं राजस्थान राज्यपाल के कर्तव्यों का पालन करूंगा। दूसरी लाइन दे रखी है कि मैं अपनी पूरी योग्यता से संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। और तीसरी लाइन ये दे रखी है कि मैं अमुक राज्य की जनता के कल्याण में निरत रहूंगा। तो ये शपथ का प्रारूप मैंने आपको बताया है। आर्टिकल 158 के अंदर 4 शर्तें दे रखी है। पहली शर्त यह है कि राज्यपाल संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वह सदस्य है तो जिस दिन से राज्यपाल का पद ग्रहण करता है उस दिन से संसद का सदस्य है तो संसद के सदन में, या फिर राज्य विधानमंडल का सदस्य है तो राज्य विधानमंडल के सदन में उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। दूसरी कंडीशन दे रखी है कि राज्यपाल कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। देखिए हिंदुस्तान के किसी भी आर्टिकल के अंदर लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन वहां पर लिखा गया है कि राज्यपाल अगर कोई व्यक्ति है तो वो व्यक्ति लाभ का पद धारण नहीं करेगा। और कंडीशन नंबर 3 दे रखी है कि राज्यपाल का जो वेतन भत्ते हैं उनका निर्धारण संसद करती है। देखिए राज्यपाल को कितना वेतन मिलेगा उसका जो निर्धारण है वो निर्धारण भारत की संसद करती है। परंतु यहाँ पर एक बात और लिखी गई है कि अगर कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया गया है तो ऐसी कंडीशन के अंदर उनके वेतन भत्तों का जो निर्धारण है वो निर्धारण भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा कि कौन से राज्य से कितना वेतन उस राज्यपाल को दिया जाएगा। इस बात का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करेगा। और चौथी कंडीशन ये दे रखी है कि राज्यपाल जब तक पद पर है तब तक उनके वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अर्थात जिस समय नियुक्ति के टाइम उनको जितना वेतन दिया गया था उस वेतन को बढ़ा सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इस हिसाब से इसका आंसर 159 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजभवन राजस्थान में इंफॉर्मेश पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान लागू किया गया था? देखिए ये राज्यपाल से संबंधित सूचना का एक पोर्टल है जो हमारे राज्यपाल हुआ करते थे कलराज जी
मिश्र, उनके कार्यकाल के दौरान लागू किया गया था। राज्यपाल के जितने भी जो ऑर्डर निकलते हैं, इसके अलावा राज्यपाल के जितने भी जो कार्य हैं, राज्यपाल की जितनी भी जो घोषणाएं हैं, उनका उल्लेख एक पोर्टल के ऊपर उनकी सूचनाओं से संबंधित एक पोर्टल बनाया गया है, और जिस पोर्टल का नाम है इन्फॉर्मेस पोर्टल। और ये कलराज जी मिश्र हमारे यहाँ राज्यपाल हुआ करते थे, उनके कार्यकाल के दौरान लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में किस वर्ष राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई थी? देखिए, ये रिलीफ फंड होता क्या है, अगर राज्य के अंदर कोई प्राकृतिक घटना घटित हो जाती है, जैसे बाढ़ है या फिर अकाल है या फिर ऐसी कोई प्राकृतिक घटना, ऐसी कंडीशन के अंदर राज्यपाल आर्थिक सहायता देता है। जिस व्यक्ति को आर्थिक सहायता देता है उसके लिए एक अलग से फंड की स्थापना की गई है, और वो जो फंड है, उस फंड की स्थापना 1973 के अंदर हमारे यहाँ राज्यपाल हुआ करते थे जोगिंदर सिंह। जोगिंदर सिंह का नाम अपन को एक और तरीके से याद रखना है। राजस्थान के पहले राज्यपाल है जोगिंदर सिंह, जिन्होंने त्याग पत्र पहली बार दिया था, यानी राजस्थान के त्याग पत्र देने वाले प्रथम राज्यपाल के अंदर जोगिंदर सिंह का नाम आता है, और उनके कार्यकाल के अंदर रिलीफ फंड की स्थापना भी की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1973। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि संविधान के अनुच्छेदों में से किस में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी? यानी हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट राज्यपाल की गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं कर सकता। ऐसा कौन से आर्टिकल के अंदर उल्लेख किया गया है? तो देखिए, आर्टिकल 361 चारों ऑप्शनों के अंदर दे रखे हैं। आर्टिकल 361 के अंदर 4 बातों का उल्लेख किया गया है। पहली जो बात है वो बात आर्टिकल 361 का सरक्लोज फर्स्ट है, उसके अंदर लिखी गई है कि राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान जितने भी जो कार्य करता है उन कार्यों के लिए न्यायपालिका में उत्तरदायी नहीं होगा। दूसरी बात ये लिखी गई है कि आर्टिकल 361 के सरक्लोज 2 के अंदर कि राज्यपाल जब तक अपने पद पर है तब तक हिंदुस्तान के किसी भी कोर्ट के अंदर राज्यपाल के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जाएगी। देखिए, केस 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रिमिनल केस होते हैं और एक सिविल केस होते हैं। तो जो क्रिमिनल कार्यवाही है वो कार्यवाही पद पर रहते हुए राज्यपाल के विरुद्ध हिंदुस्तान के किसी भी कोर्ट के अंदर नहीं की जाएगी, ऐसा कहता है आर्टिकल 361 का सरक्लोज 2। आर्टिकल 361 का सरक्लोज 3 ये कहता है कि जब तक राज्यपाल अपने पद पर है तब तक हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट उनकी गिरफ्तारी या कारावास का आदेश नहीं दे सकता। और आर्टिकल 361 का सर्कुलर 4 ये कहता है कि अगर आपको सिविल मामलों में राज्यपाल से पूछताछ करनी है तो भी आपको 2 महीने की पूर्व लिखित सूचना राज्यपाल को देनी होगी और उसके बाद में आप सिविल कार्यवाही कर सकते हो। लेकिन यहां पर भी कंडीशन रखी गई है कि ऐसी कंडीशन के अंदर सूचना की प्रकृति क्या होगी और सूचना मांगने वाले व्यक्ति का जो नाम है, पता है, वो क्या होगा, वो भी आपको लिखित के अंदर देना पड़ेगा 2 महीने पहले। उसके बाद में आप कार्यवाही कर सकते हो। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा। यहां पर पूछ रहा है कि पदावधि के दौरान गिरफ्तारी या कारावास का वारंट, तो आर्टिकल 361 का सर्कुलर 3। ये भी क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम 2022 के अंदर आ रखा है, जिस एग्जाम के अंदर मैंने फाइट किया था। आगे दे रखा है, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसने राजस्थान विधानसभा में विशेष अभिभाषण नहीं दिया। देखिए, आर्टिकल 176 राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का उल्लेख करता है। राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का उल्लेख करता है आर्टिकल 176। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता क्या है? देखिए, जैसे ही चुनाव होते हैं तो चुनाव होने के बाद में यहाँ पर आर्टिकल 176 ये कहता है कि आम चुनाव के बाद होने वाला प्रथम सत्र
जिसको राज्यपाल अनिवार्य रूप से संबोधित करेगा। राज्यपाल चाहे तो प्रत्येक सदन का अलग अलग कर सकता है, या फिर राज्यपाल चाहे तो दोनों सदनों को समवेत करके जॉइंट रूप में इनका अनिवार्य रूप से अधिवेशन है वो अनिवार्य रूप से संबोधन करेगा, ऐसा कहता है आर्टिकल 176। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसने राजस्थान विधानसभा में विशेष अभिभाषण नहीं दिया? मदन लाल खुराना ने विशेष अभिभाषण दिया है, वसंतराव पाटिल ने भी विशेष अभिभाषण दिया है, सुखदेव प्रसाद ने भी विशेष अभिभाषण दिया है, लेकिन यहां पर ऑप्शन दे रखा है निर्मल चंद्र जैन। निर्मल चंद्र जैन ने विशेष अभिभाषण नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि इनका विशेष अभिभाषण होने से पहले ही इनकी पद पर रहते ही मृत्यु हो गई थी, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा द। यहां पर एक बात मैंने आपको नहीं बताई है कि दो कंडीशन के अंदर राज्यपाल विशेष अभिभाषण देता है। एक तो चुनाव के बाद में होने वाला प्रथम सत्र, और दूसरा वर्ष का जो प्रथम सत्र है जिसे अपन लोग बजट सत्र बोलते हैं, उस सत्र को राज्यपाल है वो अनिवार्य रूप से संबोधित करेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, और वो क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे हैं? सरदार जोगेंद्र सिंह राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं, सरदार हुकुम सिंह भी राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं, एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा भी राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं, फील्ड मार्शल सैम मोनेकशा। तो ये तो देखने से ही पता चलता है कि ये राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे, इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ राज्यपाल दे रखा है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का नाम दे रखा है, और ये भी हमारे एग्जाम के अंदर सेकंड ग्रेड एग्जाम 2022 के अंदर आया था। पहला ऑप्शन दे रखा है अंशुमान सिंह, यहाँ पर मुख्यमंत्री का नाम वसुंधरा राजे लिख रखा है, ये गलत है। अंशुमान सिंह अशोक गहलोत के टाइम पीरियड के दौरान राज्यपाल रहे हैं। दूसरा ऑप्शन दे रखा है संपूर्णानंद, ये मोहनलाल सुखाड़िया के समय राज्यपाल थे, आपको पता है राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन भी लगा था। तीसरा ऑप्शन ओपी मेहरा दे रखा है, ये इनके समय मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर थे, और निर्मल चंद्र जैन के समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। तो इसका आंसर हो जाएगा वसुंधरा राजे, यानी पहला ऑप्शन। अगला दे रखा है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता? देखिए, ऐसे पदाधिकारी बताने हैं आपको जिनकी नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट राज्यपाल करता है, लेकिन हटाने की पावर राज्यपाल के पास में नहीं। पहला ऑप्शन दे रखा है महाधिवक्ता। आपको पता है कि राज्यपाल जो राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और उनको हटाता भी राज्यपाल ही है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा, राज्य निर्वाचन आयुक्त। देखना, राज्य निर्वाचन जो आयुक्त है, अपने यहाँ एक सदस्यीय राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, और उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन इनको हटाने की पावर राज्यपाल के पास में नहीं है, भारत के राष्ट्रपति के पास में है। अगला दे रखा है राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य। राजस्थान के अंदर वर्तमान में 1+7 बराबर 8 आरपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष हैं, जिनको आर्टिकल 317 के तहत हटाया जाता है। आर्टिकल 317 में इनके हटाने की बात की गई है, और इस संदर्भ में लिखा गया है कि इनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, परंतु हटाने की जो पावर है वो आर्टिकल 317 राष्ट्रपति के पास में रखता है। तो इस हिसाब से राज्य निर्वाचन आयुक्त भी होगा, और राज्य लोक सेवा आयोग, यानी 2 और 3 दूसरे ऑप्शन के अंदर है, नहीं हटाया जा सकता, बिल्कुल सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया? अतिरिक्त प्रभार या फिर कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है, तो यहां पर दे रखा है मिलाप चंद्र जैन, ये अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल थे। न्यायाधीश डीपी गुप्ता, ये कार्यवाहक राज्यपाल बने थे, न्यायाधीश थे।
धनिक लाल मंडल ये भी अतिरिक्त प्रभार वाले थे। यहाँ पर सुखदेव प्रसाद दे रखा है। ये जो सुखदेव प्रसाद है, ये सुखदेव प्रसाद पूर्ण कार्यकाल वाले राज्यपाल थे। ये कार्यवाहक या फिर अतिरिक्त प्रभार वाले नहीं थे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल पद के लिए शर्तें हैं। मैंने आपको आर्टिकल 158 अभी बताया था कि आर्टिकल 158 के अंदर 4 प्रकार की शर्तों का उल्लेख किया गया है। वहां पर लिखा गया है, पहली शर्त कि राज्यपाल जब नियुक्त होता है तो वह राज्य विधानमंडल या फिर संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि वह है तो जिस दिन से राज्यपाल का पद ग्रहण करेगा उस दिन से सदन में उनका स्थान रिक्त माना जाएगा। दूसरी कंडीशन आर्टिकल 158 के अंदर दे रखी है। आर्टिकल 158 ये कहता है कि राज्यपाल कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। और तीसरी कंडीशन दे रखी है कि राज्यपाल का जो वेतन भत्ते हैं उनका निर्धारण संसद करती है। और चौथी कंडीशन दे रखी है कि पद पर रहते हुए उनके वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो वह भारत का नागरिक है, ये कंडीशन नहीं है, ये योग्यता है। आर्टिकल 157 के अंदर राज्यपाल की अहर्ताओं का उल्लेख किया गया है। अहर्ताओं जिसे अपन योग्यता बोलते हैं उनका उल्लेख किया गया है। तो ये भारत का नागरिक है, ये योग्यता है, कंडीशन नहीं है। वह संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। तीसरी बात लिखी गई है, वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात है। और चौथी लिखी गई, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। यह कंडीशन नहीं है बल्कि योग्यता यानी अर्हताएं हैं। तो इस हिसाब से पूछा है कि शर्तें हैं, तो दूसरी शर्त है और तीसरी शर्त है, दूसरा और तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आर्टिकल दे रखा है और एक तरफ राज्यपाल के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 153 राज्यपाल के पद का उल्लेख करता है, बिल्कुल सही बात है, अभी अपन ने डिस्कस किया है। आर्टिकल 156 भी हमने डिस्कस करा है, राज्यपाल की पदावधि यानी कार्यकाल का उल्लेख करता है। आर्टिकल 156 के अंदर लिखा गया है कि राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अर्थात राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो भारत के राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार होगा। और एक्चुअल के अंदर राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार नहीं होता है, वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की इच्छा के अनुसार होता है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। दूसरी बात यहाँ पर यह भी लिखी गई आर्टिकल 156 के अंदर कि सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहता है। यह वाली लाइन ही याद रखनी है। दूसरा दे रखा है अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां। देखना संविधान के आर्टिकल 154 के अंदर लिखा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं कर सकता है या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यहाँ पर अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद से है कि जितनी भी जो राज्य की एग्जीक्यूटिव पावर है उनका प्रयोग राज्यपाल या तो खुद कर सकता है या फिर मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। तो बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 155 राज्यपाल को पद से हटाना नहीं, आर्टिकल 155 के अंदर राज्यपाल के अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति की बात की गई है और भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। देखना राज्यपाल को पद से हटाने का जो प्रावधान है वो प्रावधान आर्टिकल 156 के अंदर उल्लेखित है। 156 ये कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अर्थात राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, राष्ट्रपति ही हटाता है और ट्रांसफर भी राष्ट्रपति करता है। यहां पर एक बात आपको ये याद रखनी है कि हमारे संविधान के आर्टिकल कोई से भी आर्टिकल के अंदर राज्यपाल को हटाने के आधारों का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इस हिसाब से आंसर 100 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
वो क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये वापस क्वेश्चन आ गया है, ओपी मेहरा, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 के अंदर पूछा गया है एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिक शक्तियों से संबंधित है। अभी अपन ने बात करी है आर्टिकल 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है। आर्टिकल 142 राज्यपाल से संबंधित है ही नहीं। आर्टिकल 158 के अंदर राज्यपाल की कंडीशन दे रखी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। तो राज्यपाल का कार्यकाल मैंने आपको बताया राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, आर्टिकल 156 के अंदर उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में सही कथन का चयन करना है। 2021 पटवारी और एसआई के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया, उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। बिल्कुल गलत बात है। आर्टिकल 155 राज्यपाल के अपॉइंटमेंट की बात करता है और अपॉइंटमेंट भारत का प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति करता है। दूसरा, एक अपॉइंटमेंट के संदर्भ में आपको बात और भी याद रखनी है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करते समय वारंट जारी करता है, वारंट, जिसे अपन हिंदी के अंदर अधिपत्र बोलते हैं। आप कहोगे सर ये अधिपत्र या वारंट होता क्या है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पास में बहुत सारे काम होते हैं, तो राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य के अंदर जा करके राज्यपाल की नियुक्ति नहीं करता है। वह दिल्ली में बैठा ही एक नियुक्ति पत्र जारी करता है जिसे वारंट या अधिपत्र कहते हैं, और उनसे राज्यपाल की नियुक्ति करता है। और इस वारंट या अधिपत्र को विधानमंडल के अंदर मुख्य सचिव पढ़ करके सुनाता है। अगली है, उनमें राज्य की कार्य शक्तियां निहित है। बिल्कुल सही बात है, वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। तो यहां पर सही कथन पूछा है, तो दूसरा, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन नंबर सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके खत्म हो गए हैं। तो आज हमने जितने भी जो क्वेश्चंस के ऊपर बात करी है वो क्वेश्चन सारे के सारे पुराने पेपर के अंदर पूछे गए हैं और भविष्य के अंदर भी पूछे जाने की 100% संभावना है। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, राज्यपाल टॉपिक से संबंधित आपको इनमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे। कल अपन राज्यपाल से संबंधित कुछ क्वेश्चन और लेकर के आ जाएंगे और उसके बाद में अपन अगले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही जिंदगी है और इसको अच्छे से जीने का काम करें। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।